मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे शहरी बाढ़ प्रबंधन पर कुछ बातें करने जा रहा हूं और ये जो मेरी बातें हैं, ये मूलतः नीति आयोग के द्वारा की गई रिकमेंडेशन पर आधारित है। स्पेशली मैंने कहा शहरी बाढ़ प्रबंधन, तो आपके दिमाग में शायद ये प्रश्न उठा होगा कि ये शहरी बाढ़ और गांव की बाढ़, ये इसमें दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों के फ़र्क को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो दूसरे क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है, जिनमें गांव जलमग्न होते हैं, खेत डूब जाते हैं, उन बाढ़ का सबसे जो प्रमुख कारण होता है वह होता है नदियों में पानी की मात्रा का बढ़ जाना, नदियों में पानी का उफान आ जाना। तो वह जो समस्या है वो एक अलग तरीके की समस्या है। उसे आप ज्यादातर एक प्राकृतिक समस्या कह सकते हैं। लेकिन जो शहरों में बाढ़ आती है वह समस्या बिल्कुल अलग किस्म की है। और इस समस्या के केंद्र में हम मनुष्य हैं, प्रकृति नहीं। हाँ, अब ये बात अलग है कि कभी कभी जब थोड़े से समय में बहुत तेज बारिश हो जाती है तो पानी के जमाव के कारण शहरों में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं होता। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। आप देखिए कि किस तरीके से हमारे वे शहर जिन्हें हम अपना मॉडल बताते हैं, बेंगलुरु जैसा शहर जिसे हम अपने यहाँ का सिलिकॉन वैली कहते हैं, उनकी हालत क्या है। अखबारों में आप देखेंगे कि बेंगलुरु है, पटना है, चेन्नई है, गुरुग्राम है, इन सब में बाढ़ की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। और ये थोड़ी मोड़ी नहीं होती, बहुत ही जबरदस्त रूप से होती हैं। और जब बॉम्बे में बाढ़ आती है तो उसके तो बहुत अच्छे अच्छे सीन आपको टेलीविजन पर देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही दुर्भाग्यजनक सीन। तो दोस्तों, तो सीधी सी बात है कि जो शहरों की जो बाढ़ की स्थिति है वह ग्रामीण क्षेत्रों या कह लीजिए कि जो कृषि क्षेत्र है उनकी बाढ़ की स्थिति से बिल्कुल अलग है। शहरों में बाढ़ के क्या कारण है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। शहरों में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और जब इस जनसंख्या के घनत्व को रहने के लिए आवास की ज़रूरत होती है तो फिर आप क्या करते हैं? अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण की जाती है, यानी कि अतिक्रमण करके उन स्थानों को रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है जहां से पानी बहकर ऑटोमेटिक तरीके से कहीं चला जाता। और जब पानी रुक रहा है, उसके जाने का रास्ता बंद हो गया है, तो सीधी सी बात है कि बाढ़ का जोखिम बढ़ जाएगा। कहीं भी निर्माण किए जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बेंगलुरु में जो 66% झीलें हैं वहां की, उनमें सीवेज भर गया है, गाद भर गई है। गाद भरने के कारण क्या होगा कि जो पानी का स्तर है ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अब जो भूमि है उसका स्तर ऊपर उठ गया है। तो वे झीलें अब उतने पानी को रोक ही नहीं पा रही हैं जो उनकी नेचुरल कैपेसिटी थी, तो पानी निकल करके बाहर आ जाता है। 72% जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया के बारे में आप जानते होंगे, जहां से झीलों को, नदियों को पानी मिलता है, कैचमेंट एरिया कहलाता है। सामान्य तौर पर समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, वैसे भी आपको कैचमेंट एरिया की परिभाषा पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। उन पर अतिक्रमण है, यानी कि जहां से पानी आना है और जहां से पानी निकलना है, मोटे तौर पर कह लीजिए कि वहां अतिक्रमण कर लिया गया है, मकान बना लिए गए हैं। तो जब पानी के बहाव को हमने रोक ही दिया है तो सीधी सी बात है कि बाढ़ आनी ही आनी है। और अभी हमारे ज़्यादातर शहर इससे त्रस्त हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जो शहर दूसरे डेवलप हो रहे हैं उनमें भी यही स्थिति धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। इनको देखते हुए बाकायदे जो हमारा नीति आयोग है उसने 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी कुछ सिफारिशें की हैं। और ये जो सिफारिशें हैं ये स्ट्रक्चरल भी हैं और नॉन स्ट्रक्चरल भी हैं। नीति आयोग ने कुछ उपाय बताए हैं ताकि बाढ़ से जो नुकसान हो रहा है, जो बाढ़ आ रही है, उसके दुष्प्रभाव को कुछ कम किया जा सके। तो आइए अब हम उसके द्वारा सुझाए गए जो मुख्यतः 5 उपाय हैं, उन 5 उपायों को देखते हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।
दोस्तों, नीति आयोग का जो पहला सुझाव है वो ये है कि शहर की जो योजनाएं बनती हैं, वे योजनाएं शहर की परिस्थितियों के हिसाब से बनाई जानी चाहिए। सभी शहरों के लिए एक जैसी योजना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबकी टोपोग्राफी अलग अलग है। यानी कि ये देखा जाए कि वहाँ बाढ़ की क्या स्थिति रहती है, भूमि कितनी प्लेन है, कितनी ऊंची नीची है, रिवर बेसिन किस तरीके की है, और वहाँ जो सतही जल है उससे जुड़ी हुई योजनाएं बने। ऐसा नहीं है कि केवल एक घर या एक कॉलोनी की योजना बना दी जाए, पूरे शहर की योजना बनाई जानी चाहिए। सामान्यतया शहर की योजनाएं बनती हैं, लेकिन इसके दो सबसे दुर्भाग्यजनक पक्ष हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बता रहा हूं। पहला तो यह है कि योजनाओं पर फिर जो ये बिल्डर्स हैं उनका इतना जबरदस्त प्रभाव होता है कि उनकी जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बदल दी जाती हैं, या अगर योजनाएं बदली भी नहीं जाती हैं तो मूल योजनाओं की अनदेखी कर दी जाती है और वो अपने ढंग से निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। जो दूसरा है वो है कि सामान्य तौर पर जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तैयार की जाती है, उसके जो सिद्धांत होते हैं सामान्य तौर पर वो लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, जबकि शहर अलग अलग तरीके के होते हैं। तो सुझाव दिया है नीति आयोग ने कि नहीं, शहर पर आधारित उसकी परिस्थितियों के आधार पर प्लानिंग होनी चाहिए और उसी के आधार पर लैंड यूज पॉलिसी और मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए, और इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करके देखना चाहिए। ये नहीं कि सबको अलग अलग करके देख रहे हैं, लैंड यूज कुछ हो रहा है, मास्टर प्लान कुछ और बन रहा है। दोस्तों, जो दूसरी सिफारिश है वो ये है कि जल निकासी की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। यानी कि बकायदे बीच बीच में समीक्षाएं होती रहनी चाहिए, और नालियों की जो क्षमताएं होती हैं जहां से पानी बाहर निकलता है उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाना चाहिए। अगर पानी कहीं रुक रहा है अतिक्रमण के कारण तो उन अतिक्रमणों को हटा दिया जाना चाहिए, और कोशिश की जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो पानी बाहर जाए वो प्राकृतिक तौर पर जाए। यानी कि जो प्राकृतिक जल निकासी मार्ग होते हैं उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये दूसरी सिफारिश थी। जो तीसरी सिफारिश है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर है। देखिए, अगर बहुत तेज बारिश थोड़े से समय में हो जाती है तो डेफिनेटली उससे बाढ़ का संकट तो पैदा हो जाएगा, क्योंकि निकासी की उतनी क्षमता शहर में नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में भी नीति आयोग ने सुझाया है कि आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी है, ड्रोन है, गूगल है, और भी इस तरह के बहुत सारी तकनीक हैं। उन तकनीकों का इस्तेमाल करके अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ताकि पहले से चेतावनी दी जा सके, तो कम से कम जान माल की जो भारी हानि होती है उस हानि से हम उन्हें बचा सकेंगे। और इसके लिए पहले से ही हमें डेटा भी जुटाकर रखना चाहिए। चौथी जो सिफारिश है दोस्तों वह है फ्लड प्लान जोनिंग एक्ट। यानी कि नदी के आसपास अतिक्रमण को रोकने के लिए कानून लागू किया जाए। बहुत जगह ऑलरेडी इसके लिए कानून है। जैसे कि मैं अगर भोपाल की बात करूं, मैं भोपाल में रहता हूं, तो वहां इसके लिए कानून है, और अभी से ही नहीं, बहुत पहले से कानून है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कानून के होते हुए भी दुनिया भर के जो क्षेत्र हैं वो अतिक्रमण के शिकार हो चुके हैं। कई क्षेत्र अतिक्रमण के शिकार हो चुके हैं, और उसके कारण न केवल बाढ़ की संभावना बढ़ गई है, बल्कि जो यहाँ की झील है उनमें पानी का भराव भी ठीक तरीके से नहीं होता, क्योंकि बाहर से पानी आना था, न तो पानी आ पा रहा है और न पानी जा पा रहा है। तो स्पेशली नीति आयोग का कहना है कि जो बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं वहां के निर्माण पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा ही दिया जाए। इसके लिए बहुत ही कड़े कानून बनाने चाहिए, और आयोग ने बाकायदे उदाहरण भी दिया है। आपको चाहिए कि आप इस उदाहरण को नोट कर लें कि अभी मणिपुर, राजस्थान और उत्तराखंड में ये आंशिक रूप से लागू हैं। ए शब्द का जो मैंने इस्तेमाल किया है वह है फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट। ये थोड़ा सा अलग तरीके का एक्ट है, जो मैंने भोपाल के बारे में आपसे बात की थी। ये फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट एक अलग से जो विशेष कानून खासकर नदी के आसपास अतिक्रमण को रोकने के लिए बनाने से संबंधित है। फ्रेंड्स, पांचवी और आखिरी सिफारिश है कि जलाशयों का जो संचालन होता है उसे एकीकृत तरीके से किया जाना चाहिए। यानी कि शहर के आसपास बहुत से जलाशय हैं, बांध बने हुए हैं, झीलें हैं, और भी दूसरे जलाशय हैं, वाटर बॉडीज हैं।
तो जब आप इनका उपयोग करते हैं, जैसे बाढ़ आ गया और बाढ़ आने के बाद अब आपको पानी की निकासी करनी है, तो ये जितने भी वाटर बॉडीज हैं इनको आप इंटीग्रेट करके एक साथ इस्तेमाल में लाइए। ये नहीं कि बांध वाले ने अपना पानी छोड़ दिया, झील वाले को पता ही नहीं है, झील में वो पानी इकट्ठा हो रहा है, झील से फिर वो पानी बह करके आ रहा है। इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इनके लिए बाकायदे इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत प्लान होना चाहिए कि जब भी हम इनका संचालन करेंगे तो इंटीग्रेटेड तरीके से करेंगे। तो ऐसा करके बहुत कुछ हम बाढ़ से जो खतरे उत्पन्न होते हैं उनसे अपना बचाव कर सकते हैं, और साथ ही साथ बाढ़ के आने की जो फ्रिक्वेंसी है उन्हें भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने जानबूझकर के नीति आयोग की सिफारिश को आपके सामने रखा है ताकि रेफरेंस के साथ आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।